नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित, अगर उनके संदर्भ में समझें या उनके अनुसार समझें तो उनके खुद के बारे में आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। ठीक है, मेरे बचपन के दिन। अगर हम बात करें इसके पूर्व के भाग की, इसके पूर्व के भाग को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा। क्या समझा हमने? इसके पूर्व के भाग में जाना कि लेखिका के परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। अगर कोई लड़की जन्म लेती थी तो उसे तुरंत ही मार दिया जाता था, तुरंत ही मार दिया जाता था। फिर लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा करवाई और उसके पश्चात लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया महादेवी। महादेवी नाम रखा गया। परिवार में अगर माहौल की बात करें, वातावरण की बात करें, तो परिवार में जो है उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे और उनके पिता अंग्रेजी जानते थे। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। हिंदी का वातावरण नहीं था उनके परिवार में। लेखिका के परिवार में जब लेखिका की माताजी आती है, जबलपुर से जब वो आती है, तब अपने साथ में हिंदी लेकर आती है। कहने का अर्थ है कि उनकी माताजी जो है वो हिंदी जानती थी और उन्होंने ही लेखिका के मन में जो है वो हिंदी के प्रति रुझान डाला और उन्होंने उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब यहां पर उनके बाबा जो हैं वो ये चाहते थे कि लेखिका जो है वो उर्दू और फारसी भी सीखे। क्यों? क्योंकि वे उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। अब लेखिका जो है अपने बाबा की बात को मानते हुए सोचती है, हाँ ठीक है, मैं उर्दू फारसी सीखूंगी। लेकिन मौलवी साहब जब उसे पढ़ाने के लिए घर पर आते हैं, ठीक है, तो वह डर जाती है और अगले दिन मौलवी साहब जब आते हैं तो वह चारपाई के नीचे छिप जाती है, अर्थात पढ़ने के में रुचि नहीं दिखाती। उर्दू फारसी में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और इस वजह से फिर लेखिका को पढ़ाने के लिए एक पंडित जी आते हैं जो उन्हें संस्कृत पढ़ाना सिखाते हैं। लेखिका को इसके पश्चात जो है वो एक मिशन स्कूल में भेजा जाता है। वहां पर वातावरण बहुत अलग होने के कारण लेखिका वहां पर अपना तालमेल नहीं बैठा पाती और उसकी वजह से वह वहां पर जाने से मना कर देती है और जब भेजने की कोशिश करते हैं तो रोने लग जाती है। उसके बाद लेखिका को क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवाया जाता है, जहां पर वह 5वीं कक्षा में उसका प्रवेश होता है। 5वीं कक्षा में प्रवेश होता है तो यहां लेखिका कहती है कि मैं अपनी माताजी से प्रभावित थी, क्योंकि घर में वो जो है वो संस्कृत भी थोड़ी बहुत जानती थी। संस्कृत जानती थी तो गीता, भगवत गीता के प्रति उनकी विशेष रुचि थी, है ना? और जब वे पूजा पाठ करती थी तो वह उनको भी साथ में बिठा लेती थी और लेखिका भी उसमें संस्कृत में रुचि होने के कारण वहां पर बैठकर भगवत गीता को सुनती थी। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी इससे पूर्व के भाग में। ठीक है, तो अब हम आज जुड़ेंगे इस घटनाक्रम में और आगे क्या हुआ। ठीक है, लेखिका अब उस कॉलेज में जाने लग गई, उस जगह पर जाने लग गई। अब उनके साथ में क्या घटित हुआ? ठीक है, क्योंकि इस पाठ का नाम जो है वो, हमारा शीर्षक जो है वो यही तो है, मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, यही तो है पाठ का नाम, है ना? तो अब मेरे बचपन के दिन की शुरुआत आज फिर हम कर रहे हैं। क्या कह रही है हमारी लेखिका? देखिए क्या कह रही है। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। ठीक है, ये बात कहां की बता रही है? ये बता रही है गर्ल्स क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज की बात। ठीक है, जो गर्ल्स कॉलेज था उसकी बात बता रही है, जहां इनका प्रवेश करवाया गया। ठीक है, प्रवेश हुआ ना, 5वीं कक्षा में इनका प्रवेश हुआ। तो अब यहां पर वो क्या बता रही है? यहां पर वो बता रही है मेस। मेस जो है वो एक ही था। क्या था? इसका अर्थ है ये हो गया हमारा भोजनालय। ठीक है, जिसको अगर हम आज की भाषा में समझे तो वो क्या हो गया? कैंटीन। मेस एक ही था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब वहां पर प्याज तक नहीं बनता था। प्याज तक नहीं बनता था, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर शुद्ध सात्विक भोजन बनता था। ठीक है, शुद्ध सात्विक भोजन अगर हम इसको कहें तो आप यूं भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं आप यहां पर? आप ये समझ सकते हैं, सात्विक व शाकाहारी भोजन ही
शाकाहारी भोजन ही बनता था। ये चीज यहां पर थोड़ा सा इस पर समझे कि शाकाहारी, क्योंकि देखिए इसमें बात प्याज के बाद में तक का प्रयोग किया गया है। ये तक क्या है? ये तक है निपात। ये क्या है? ये निपात है। अब निपात जो होता है ना, वो बात पर वजन डालता है। मतलब यहां पर ये अगर ये देखो, उसमें इसमें प्याज नहीं बनता था, एक तो नॉर्मल सी बात हो गई, उसमें इसमें प्याज नहीं बनता था, मतलब लहसुन का प्रयोग हो सकता था, या फिर मांसाहारी वस्तुओं का, मांसाहारी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हो सकता था। लेकिन जब यहां पर तक का प्रयोग किया गया, ये तक का प्रयोग किया गया, इस तक ने ही क्या बता दिया? इस तक ने यह बता दिया कि वहां पर मांसाहार का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता था, लहसुन का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। तो कहने का अर्थ है कि वहां पर सात्विक व शाकाहारी भोजन ही बनता था। ठीक है, सात्विक व शाकाहारी भोजन ही बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। छात्रावास में हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। अब वहां पर वो क्या बता रही है? उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। पहली ही साथिन जो उन्हें मिली, वो कौन मिली? सुभद्रा कुमारी। और अगर मैं इसके नाम के साथ में जोड़ दूं तो आपको याद आ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहली जो इनकी फ्रेंड बनी, जो इनकी मित्र बनी, वो कौन थी? वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, ये वही कवयित्री हैं जिनकी सबसे प्रसिद्ध अगर हम बात करें कविता रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। पंक्तियां भी आप सबको भी याद होगी, जो आप पंक्तियां कई बार हम जो है गुनगुना देते हैं। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ही रचित है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सबसे पहली दोस्त बनती है छात्रावास में, और 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। मतलब लेखिका का प्रवेश हुआ कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में। और इनकी जो साथिन बनी सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कौन सी कक्षा में थी? 7वीं कक्षा में। ठीक है, मतलब 2 साल उनसे सीनियर थी, लेकिन इनके छात्रावास का जो कक्ष था, उस कक्ष में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो एक कक्ष में 4 छात्राएं होती है। तो सबसे पहली इन्हें साथिन जो मिली वो कौन मिली? सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। अब देखिए कविता क्या है। अगर कविता के संदर्भ में बात करें तो कविता में आप अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उसको जोड़ने के लिए आपको शब्द आने चाहिए, शब्द विन्यास आना चाहिए। तो वो क्या कह रही है कि सुभद्रा कुमार चौहान जो है वो कविता लिखती थी, मैं भी तुक मिलाती थी। मतलब पीछे जो अंत में जो है आपके तुक मिलाए जाते थे, मैं उनको मिलाती थी। मतलब कविताएं लिखने का प्रयास मैं भी किया करती थी। आगे बात यहां पर समझ में आगे देखिए। बचपन में मां लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। अब यहां पर वो लेखिका जो है वो अपने कविता लेखन के कार्य को अपनी माताजी के प्रति समर्पित करते हुए ये कहना चाह रही है कि आखिर वे किस कारण से लिखना शुरू कर देती है, वो कारण बताती है। क्या कहती है? बचपन में मां लिखती थी, मेरी माताजी है वो बचपन में लिखा करती थी, पद भी गाती थी, पद भी गाती थी। पद यहां पर क्या है? पद क्या होता है? ये एक प्रकार का छंद होता है। पद जो है वो एक प्रकार का छंद होता है। और कौन से पद गाती थी? मीरा के पद गाती थी। ठीक है, विशेष रूप से गाती थी, जिसमें देखिए कौन सा? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। ठीक है, वैसे मीरा के कई भजन जो है वो प्रसिद्ध भी है ना। मीराबाई के कई भजन जो है वो प्रसिद्ध है। उन्हीं भजनों में से एक पद जो है वो लेखिका की माताजी गाती भी थी, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, प्रभातियां भजन का सुबह के समय, सूर्योदय के समय जो है वो भजन गाए जाते हैं, उन्हें प्रभातियां कहते हैं। प्रभातियां भी गाती थी। शाम को फिर से मीरा का कोई पद गाती थी। शाम का समय होता तो फिर मीरा का कोई पद गाती थी। आप लोगों ने भी सुन रखे होंगे मीरा का, विशेषकर ये पद तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। कौन सा पद? मैं अभी बता देता, जिसमें वो श्री कृष्ण के संदर्भ में कहती है। क्या कहती है?
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हुई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति हुई। ये बात वो कहती है ना। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। मतलब यहां पर लेखिका बता रही है कि शुरुआती दौर में उन्होंने कौन सी भाषा में कविताएं लिखनी शुरू की, तो वो भाषा थी उनकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। लेकिन यहां आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी है वो खड़ी बोली में लिखती है। यहां आकर जब देखा तब पता चला सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो खड़ी बोली में लिखती है। तो फिर उसके बाद में मैं भी वैसा ही लिखने लगी। तो मैं भी फिर उसके बाद में खड़ी बोली में ही लिखना शुरू कर देती हूं। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है, बढ़ता हूं आगे। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। प्रतिष्ठित होने का मतलब हो गया नाम प्राप्त होना। नाम प्राप्त करना, इसको अगर हम यूं कहें तो आप यूं भी समझ लो, विख्यात होना, प्रसिद्ध होना। ठीक है, विख्यात होना। प्रतिष्ठित हो चुकी थी, नाम काफी कमा चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं, कि भाई इनको पता नहीं चल जाए कि मैं जो है वो क्या है कविताएं लिखा करती हूं। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी, उन्हें पता नहीं चल जाए। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं। एक दिन लेखिका को, अर्थात हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी को सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, महादेवी क्या तुम कविता लिखती हो? तो यहां महादेवी वर्मा थोड़ी डर जाती है। महादेवी वर्मा जो है वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हमारी बात भी आई है। क्या बात आई है? कि लेखिका उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी, उन्हें पता नहीं चले, इस वजह से वे एकदम छिपा छिपा कर लिखती थी कि बात की जानकारी पहुंचे नहीं। ठीक है, और इसलिए उनके नजर में नहीं आए, इसलिए वो एकदम छिपा कर लिखा करती थी। ठीक है, तो यहां पर एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी वर्मा से पूछ लिया कि क्या तुम कविता लिखती हो? ठीक है, डर के मारे कहा, नहीं। मैंने डर के मारे कहा दिया, क्योंकि वो सीनियर थी ना, सीनियर के उस डर की वजह से उन्होंने कह दिया, नहीं मैं नहीं लिखती। फिर देखो उन्होंने क्या किया। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली। डेस्क में जो किताबें रखी हुई थी उनकी तलाशी ली, किताबों की तलाशी ली। तो फिर देखो क्या मिला। तलाशी ली तो उन्हें और बहुत सा निकल पड़ा, और बहुत सा निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? यहां निकल पड़ी कविताएं। ठीक है, किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। तो निकल पड़ा यहां पर संदर्भ क्या आया है कि यहां पर निकल पड़ी कविताएं जो उन्होंने लिखी थी, जो उन्होंने लिखी थी, जो कविताएं लिखी थी वो खूब सारी निकल पड़ी और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। जब उन्होंने उसकी तलाशी ली, डेस्क की तलाशी ली, किताबों को खोल कर देखा, तो उसमें से खूब सारी कविताएं जो है वो निकल कर बाहर आ गई। और जैसे ही कविताएं निकल कर बाहर आई, तो उन्होंने, जैसे एक अपराधी को हम पकड़ते हैं उसी प्रकार से एक हाथ से लेखिका का हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ में उनकी लिखी हुई कविताएं जो है वो लेकर चलने लगी। और पूरे गर्ल्स हॉस्टल में चक्कर लगा लगा कर सबको जाकर बताया। क्या बताया? कि अरे ये देखो ये भी कविता लिखती है। तो अगर हम यहां पर समझे तो इसको आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, यहां पर बात हो रही है सकारात्मकता की, कि सुभद्रा कुमारी चौहान कितनी खुश थी कि वो उस खुशी की वजह से लेखिका को पूरे हॉस्टल में परिचित करवा के आई कि भाई देखो ये भी कविताएं लिखती है, केवल अकेली मैं नहीं लिख रही हूं, ये भी कविताएं लिखती है। ये परिचय करवाया उन्होंने। ठीक है, अब यहां पर कई बार जो है वो हम इसको यूं ले लेते हैं कि अरे सर यहां तो देखो उसका मजाक बना दिया। अरे मजाक नहीं है, ये चिढ़ाने के उद्देश्य से नहीं है, ये यहां पर लेखिका को एक उस राह पर ले जाने के लिए कि भाई इनके मन की झिझक जो है वो समाप्त हो जाए। उस झिझक को समाप्त करने के लिए, लेखिका का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, लेखिका की तारीफ करने के लिए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो उन्हें अपने साथ पूरे हॉस्टल में, पूरे छात्रावास में, पूरे
छात्रावास में उन्हें चक्कर लगा के लाती है और बताती है, हर एक छात्रा के सामने वो कहती है, क्या कहती है कि यह भी लिखती है कविताएं, यह भी लिखती है। आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं आगे। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। राष्ट्रवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। और जैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो लेखिका को अपने साथ में हॉस्टल में पूरा चक्कर लगाती है और ये सबसे परिचय करवा के कि यह भी लिखती है, तो उसके बाद में दोनों में क्या हो जाती है? उसके बाद हो जाती है दोनों में मित्रता। दोनों में मित्रता हो जाती है और मित्रता हो जाने के बाद देखिए क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, मित्र तो ज्यादा समय साथ ही बिताएंगे और छात्रावास में रह रहे हैं। छात्रावास में रह रहे हैं तो निश्चित सी बात है, कक्ष भी एक है तो मित्रता तो होनी है। और मित्रता यहाँ पर होने का कारण यह क्या बना? मित्रता होने का कारण यहाँ पर बना उन लेखिका के द्वारा लिखी जाने वाली कविताएं। फिर उसके बाद क्या करती थी, तो क्राफ्टवेट में जो एक मैदान जो था उसमें एक पेड़ था, उस पेड़ की डाल नीची थी। उस पेड़ की डाल जो है वो नीचे थी, तो दोनों दोस्त जो है उस डाल पर बैठ जाती थी और तुक मिलाया करती थी। एक पंक्ति अगर जो है वो सुभद्रा कुमारी कहती तो दूसरी पंक्ति उसके तुक मिलाते हुए कौन कहती? महादेवी वर्मा जी कहते हैं। देखिए इसी प्रकार से पेड़ की डाल है, नीचे है, जब बाकी लड़कियां खेलने में व्यस्त होती, खेल रही होती, उस समय देखिए क्या कर रही होती, ये आपस में तुक मिलाते गए, अरे देखो मैंने इस प्रकार कविता लिखी है, मैंने इस कविता में ये बोला है, मैंने इस कविता में ऐसे किया है। तो ये तुक मिलाने का काम करते थे कि भाई मेरी कविता आप देखिए किस प्रकार की कविता बनी है। और अगर उनकी कविताएं होती या खुद आपस में बोलते तो पूरी कविता बनाने की चेष्टा क्या करते, कोशिश क्या करते। तुक मिलाने का मतलब हो गया कविता बनाने की कोशिश करना। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए पत्रिका कर दिया, यहां पर आप ये मत समझ लेना जैसे समाचार पत्र का नाम आ गया राजस्थान पत्रिका, वो समाचार पत्र है। मैं फिर से कह रहा हूं समाचार पत्र है। उसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी के माध्यम से समझें तो हमारी जो मैगजीन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो एक पत्रिका, कौन सी पत्रिका निकलती थी? ठीक है, पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, स्त्री दर्पण, ठीक है। अब ये मतलब जिसमें महिलाओं की जानकारियां, महिला कवयित्री जो होती थी उनकी जानकारियां, उनके संदर्भ में कुछ लिखी हुई बातें, महिलाओं के लिए लिखी हुई बातें, ठीक है। तो वो स्त्री दर्पण नाम से एक पत्रिका निकलती थी। फिर वहां क्या किया इन्होंने, उसी में भेज देते थे। जब ये अपने तुक मिलाते थे, कविता बनाते थे, तो क्या करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जो स्त्री दर्पण नाम की एक पत्रिका निकलती थी उस पत्रिका में इसको भेज देते थे। किसके लिए? छापने के लिए कि भाई हमने ये कविता लिखी है, इस कविता को आप अपनी इस पत्रिका में छापिए, ठीक है। हम उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। जैसी वे तुकबंदी करते थे, जैसी कविताएं रचते थे, ठीक है, वो उनकी कविताएं जो है वो उस पत्रिका में छप भी जाती थी, उस पत्रिका में छप भी जाती थी। फिर यहां कवि सम्मेलन होने लगे, ठीक है। और फिर जिस छात्रावास में वो पढ़ते थे उसके आसपास में जब कवि सम्मेलन होने लगे, कवि सम्मेलन का मतलब हो गया जहां पर अनेक कवियों को बुलाया जाता है, अनेक कवियों को बुलाया जाता है। कवि सम्मेलन का मतलब हमारे क्या हो गया कि जहां पर अनेक रस से संबंधित, अनेक रस से संबंधित कवियों को बुलाना, कवियों को बुलाकर कविता वाचन, ठीक है, बुलाकर काव्य वाचन करवाया जाता था, तो उसको हम कहते हैं कवि सम्मेलन। सारे रस के कवि होते थे, श्रृंगार रस के कवि भी होते थे, हास्य रस के कवि भी होते थे, करुण रस के भी होते थे, रौद्र रस के भी होते थे, ठीक है, अद्भुत रस के भी होते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि वहां पर समस्त प्रकार के कवियों को बुलाया जाता था। विशेषकर अगर हम बात करें श्रृंगार रस के कवि, हास्य रस के कवि, रौद्र रस के कवि, वीर रस के कवि, ऐसे कवियों को वहां पर बुलाया जाता था। तो उनमें लेखिका भी जाने लग गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये लेखिका भी है और साथ में कवयित्री भी है ना। कविताएं भी लिखती है, कविताएं लिखती है इसलिए कवयित्री, और गद्य भाग लिखती है इसलिए लेखिका। ये बात भी हमें ध्यान रखना है, इस बात की भी हमें
जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि जो गद्य भाग में, ठीक है, मतलब कहानी में, निबंध में, नाटक में इस प्रकार की रचनाएं अगर करता है तो वो लेखक या लेखिका होंगे। और अगर पद्य भाग में कविता के रूप में लिख रहे हैं तो वो कवि या फिर कवयित्री होंगे। आगे बात यहां समझ में। फिर यहां कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहां आई थी, ठीक है, 1917 में यहां पर आई थी। आगे बात यहां पर समझ में। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था, कवि सम्मेलन हो रहे थे तो ये भी उसमें जाने लग गए थे। आगे बात यहां समझ में, ठीक है। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने ये सीखा कि लेखिका पर प्रभाव, लेखिका पर प्रभाव जिन जिन का पड़ा उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं लेखिका जो है वो पहले अपनी रचनाएं जो है वो किस भाषा में करती है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में रचना करती है, ठीक है। अब ब्रज भाषा में रचना क्यों करती है, इसका पीछे कारण क्या था? इसका कारण था माता से प्रभावित। लेखिका जो है वो अपनी माता से प्रभावित होती है और उसकी वजह से ब्रज भाषा में रचना करती है ना। और उसके बाद में जब उनको उनकी साथिन कौन मिलती है? उनको उनकी साथिन मिलती है कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उसके मिलने के बाद में, मतलब यहां पर मैं लिख दूं साथिन का प्रभाव, तो उससे मिलने के बाद में ये क्या करती है? खड़ी बोली हिंदी में, ठीक है। ये कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ कर देती है। तो यहां पर अगर हम बात प्रभाव की करें तो माताजी का प्रभाव और लेखिका की साथी सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रभाव लेखिका पर पड़ा। आगे बात यहां पर समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं आज के प्रश्नों की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान किस श्रेणी में थी जब लेखिका उनसे मिली? ध्यान से सुनना, ध्यान से उत्तर देना, क्योंकि ये उत्तर जो है वो आपको पूर्णतः समझने के बाद ही आएगा। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान किस श्रेणी में थी, बात यहां पर किसकी कर रहे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की कर रहे हैं। उत्तर कई बार जो है वो हम संशय में आकर लेखिका करके आ जाते हैं। लेखिका नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखो बच्चे जो है कई बार जो है लेखिका समझकर क्या उत्तर कर देते हैं? 5वीं कक्षा। नहीं, सुभद्रा कौन सी कक्षा में थी? तो 2 कक्षा सीनियर। 5वीं कक्षा में कौन थी? 5वीं कक्षा में तो लेखिका थी, ठीक है। तो 5वीं कक्षा में लेखिका थी, उनसे 2 कक्षा सीनियर थी। तो 2 कक्षा सीनियर होने का मतलब 6 और 7। तो वो कौन सी कक्षा में थी? 7वीं कक्षा में। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही है। प्रश्न को ध्यान से समझोगे तभी उत्तर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार की रचनाएं लिखती थी? किस प्रकार की रचनाएं लिखा करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान? कैसी रचनाएं थी? केवल गद्य, केवल निबंध, कविता, कहानियां, ठीक है। तो जिस समय वो पकड़ी गई थी, जो चीजें लिख रही थी वो क्या थी? कविताएं थी। वो क्या थी? कविताएं थी। तो उत्तर हमारे क्या बनेगा? कविता। आगे बात यहां समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं तीसरे प्रश्न पर। लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखने की शुरुआत किससे प्रेरित होकर की? ब्रज भाषा, ध्यान से सुनना, फिर वापस कह रहा हूं, यहां बात हो रही है किसकी? ब्रज भाषा की। और ब्रज भाषा में कौन लिखता था वो बताना है। स्कूल की शिक्षिका, अपनी मां सुभद्रा कुमारी चौहान को देखकर, रेडियो पर सुनकर। तो यहां पर हमारा उत्तर बनेगा अपनी मां से। और सुभद्रा कुमारी चौहान को देखकर उन्होंने किस में सीखा? खड़ी बोली में, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान को देखकर उन्होंने किस में सीखा? खड़ी बोली में लेखन कार्य करना सीखा। आगे बात समझ में, ठीक है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा कविता कैसे लिखती थी? कविता कैसे लिखती थी? कैसे का मतलब ये नहीं कि भाई किस प्रकार से, ठीक है। कैसे लिखती थी? खुलकर और सबके सामने, शिक्षक की प्रेरणा से, छिपा छिपा कर, प्रतियोगिताओं के लिए। कैसे कर लिखती थी? यहां पर हमने पढ़ा था कि वो तो छिपा छिपा कर अपनी कविताएं लिखा करती थी, ठीक है। और यहां पर छिपाने की अगर हम बात करें, किससे छिपाती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान से। सुभद्रा कुमारी चौहान से, ठीक है। क्योंकि ये 2 क्लास सीनियर थी और प्रतिष्ठित नाम भी काफी हो चुका था, इस वजह से इनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। आगे बात यहां पर समझ में। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। सुभद्रा कुमारी चौहान ने माधवी वर्मा की कविताएं कैसे खोजी? माधवी वर्मा की कविताएं जो लिखी हुई थी उन्होंने किस प्रकार खोज लिया था? उन्होंने महादेवी से सीधे मांगा, किताबों की तलाशी ली, हॉस्टल में पूछताछ की, या फिर महादेवी की मां से बात की? तो भाई सीधी सी बात है, उन्होंने तो जाकर
उसकी डेस्क की में रखी हुई किताबें थी, उसकी तलाशी ली और लेते ही खूब सारी कविताएं पकड़ में आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब हम जिस परिवेश में जाते हैं, उस परिवेश में जब हम हमारे मित्र बनाते हैं तो मित्रों का प्रभाव हम पर पड़ता ही है। और हमें इस बात की भी जानकारी हो गई कि परिवार में भी ऐसे सदस्य होते हैं जिनका प्रभाव हम पर पड़ता ही पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का संशय अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपको नहीं रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं वो अब इस बात को अच्छे से जान पाए होंगे कि हम पर कैसे और किस प्रकार किसी का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आप ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम जो हैं अगर छात्रावास में जीवन जी रहे हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार का होता है, वहां हमारे साथी किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसके बाद के घटनाक्रम को जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।